डिग्री है पर जॉब नहीं। जी हाँ, भारतीय जॉब मार्केट की फिलहाल सच्चाई यही नजर आ रही है। कम से कम अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की स्टेट ऑफ वर्किंग इंडिया 2026 की रिपोर्ट कुछ इसी तरह के संकेत देती है। रिपोर्ट बताती है कि भारत में ग्रेजुएट अनएम्प्लॉयमेंट की दर जो है वो चिंताजनक स्थिति में है। देश में केवल 7% से कम मेल ग्रेजुएट्स को पढ़ाई पूरी करने के 1 साल के भीतर परमानेंट जॉब, सैलरीड जॉब जिसे कहते हैं, वो मिल पा रही है। वाइट कॉलर जॉब का संकट और बड़ा है। ग्रेजुएट पुरुषों के लिए वाइट कॉलर जॉब पाने की संभावना और भी कम, यानी कि 3.7% है। और इसी तरह से जो 12वीं पास जो हमारा यूथ है, 12वीं पास युवाओं में से केवल 4% को पहले साल में परमानेंट सैलरीड जॉब मिल रही है। तो ग्रेजुएशन की डिग्री होने के बावजूद, पढ़ाई लिखाई होने के बावजूद नौकरी ना मिलना, वो भी परमानेंट सैलरीड जॉब मिलना, वाइट कॉलर जॉब मिलना, ये कितना बड़ा संकट है। आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। और ऐसी स्थिति क्यों है, क्यों बनती जा रही है, क्या संभावनाएं कम हुई हैं, अनएम्प्लॉयमेंट का स्थिति खराब है या अनएम्प्लॉयबिलिटी का प्रॉब्लम है। आज हमारे साथ होंगे इस मसले पर बातचीत करने के लिए खास मेहमान। मेरा नाम है दीपक डोभाल, आप देख रहे हैं आपकी खबर आपका फायदा। छोटी सी रिपोर्ट देखिए, मैं लौटता हूं मेहमानों के साथ। भारत में डिग्रियां तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन नौकरियां उसी स्पीड से नहीं बढ़ पा रही हैं। और यही वजह है कि ग्रेजुएट युवाओं की बेरोजगारी अब एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी की नई रिपोर्ट ने इस चिंता को और भी साफ कर दिया है। रिपोर्ट कहती है कि 2004 में 20 से 29 साल के बेरोजगार युवाओं में ग्रेजुएट्स की हिस्सेदारी करीब 32% थी। 2023 में यह आंकड़ा बढ़कर 67% हो गया। यानी आज हालात ये हैं कि हर 3 में से 2 बेरोजगार युवा ग्रेजुएट हैं। संख्या में देखें तो 2004 में करीब 30 लाख बेरोजगार ग्रेजुएट थे, जो 2023 में बढ़कर लगभग 1 करोड़ 10 लाख हो गए। देश में पढ़ाई करने वाले युवाओं की संख्या भी तेजी से बढ़ी है। 2004 में युवाओं में ग्रेजुएट्स की हिस्सेदारी 10% यानी लगभग 1 करोड़ 90 लाख थी। 2023 में यह बढ़कर 28% यानी करीब 6 करोड़ 30 लाख हो गई। रिपोर्ट बताती है कि 2004 से 2023 के बीच हर साल लगभग 50 लाख नए ग्रेजुएट जुड़े, लेकिन नौकरी पाने वालों की संख्या सालाना सिर्फ 28 लाख बढ़ी। और इनमें से भी नियमित सैलरी वाली नौकरी सिर्फ 17 लाख युवाओं को ही मिली। कई कंपनियां नौकरी देते समय स्किल और अनुभव को तरजीह दे रही हैं, लेकिन कई ग्रेजुएट्स के पास जरूरी स्किल ही नहीं है। इसे ही रिपोर्ट में स्किल गैप कहा गया है, और यही गैप नौकरी के रास्ते में दीवार बन रहा है। पहले ग्रेजुएट युवाओं की कमाई नॉन ग्रेजुएट से काफी ज्यादा होती थी, लेकिन अब ये अंतर कम होता जा रहा है। रिपोर्ट कहती है कि खासकर 2017 के बाद युवाओं की कमाई की ग्रोथ धीमी पड़ गई है। इंजीनियरिंग, मेडिकल और अन्य प्रोफेशनल कोर्स आज भी गरीब परिवारों के लिए मुश्किल हैं। कई बार इनकी फीस परिवार की सालाना आय से भी ज्यादा होती है, और इसी वजह से कई युवा आगे पढ़ाई नहीं कर पाते। 2017 में जहां 38% युवा पढ़ाई कर रहे थे, 2024 में ये घटकर 34% रह गया। लड़कों में पढ़ाई छोड़ने का ट्रेंड और ज्यादा बढ़ा है, क्योंकि कई बार परिवार की आर्थिक मदद करना जरूरी हो जाता है। कुल मिलाकर कहें तो इस रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि डिग्री लेने वालों की भीड़ बढ़ रही है, लेकिन नौकरी का रास्ता उतनी तेजी से नहीं खुल रहा। स्किल की कमी, पढ़ाई का खर्च और कमाई की धीमी रफ्तार, ये सब मिलकर युवा सपनों के सामने बड़ी दीवार खड़ी कर रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आइए स्वागत करते हैं आज के खास मेहमानों का। हमारे साथ तमोघना हल्दर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है आपका, असिस्टेंट प्रोफेसर, स्कूल ऑफ आर्ट्स एंड साइंसेज, अजीम प्रेमजी यूनिवर्सिटी से। बहुत बहुत स्वागत है तमोघना जी हमारे शो पे आपका। हमारे साथ हैं प्रोफेसर वी राम गोपाल राव सर, ग्रुप वाइस चांसलर, बिट्स पिलानी कैंपसेस एंड फॉर्मर डायरेक्टर IIT दिल्ली। बहुत बहुत स्वागत है प्रोफेसर राव, गुड इवनिंग सर। हमारे साथ हैं प्रमोद माहेश्वरी जी, फाउंडर, चेयरमैन एंड MD करियर पॉइंट लिमिटेड। बहुत बहुत स्वागत है प्रमोद जी आपका भी हमारे शो पे, गुड इवनिंग। हल्दर साहब, चर्चा की शुरुआत आपसे ही कर रहे हैं, और क्या टेकअवेज हैं आपके कुछ इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स को तो हमने भी जगह दी है, बट ग्रेजुएट युवाओं में बेरोजगारी दर जो लगभग 39% नजर आ रही है, ये इनकी मुख्य वजहें क्या हैं? कुछ हाइलाइट्स अगर आप बता पाएं। हाँ, बिल्कुल। मैं पहले 2-3 चीज बोलना चाहूंगा ये वजहों पे आने से पहले। एक बात ये है कि अगर आप इसी रिपोर्ट का पिछला जो एडिशन था 2023 का, उसको अगर आप देखेंगे तो आपको देखेगा कि यही जो आंकड़ा है, ये जो 39.3% का आंकड़ा आप बोल रहे हैं, ये 42.3% था। अच्छा, 2023 में हमने जो रिपोर्ट निकाला था वो घटा है। एक चीज है ये
दूसरी चीज ये भी है कि अगर आप देखेंगे कि ये कौन से एज ग्रुप के लिए हम कर रहे हैं, हम ये नहीं बोल रहे हैं कि हर हर कोई जो ग्रेजुएट है उनमें 40% का अनएम्प्लॉयमेंट है। हम बोल रहे हैं कि 25 साल के नीचे जो ग्रेजुएट, अच्छा। जो जिनका संख्या वैसे ही अगर देखा जाए तो एक तरफ से जिनका संख्या तेजी से बढ़ भी रहा है, मगर उनमें 25 साल के नीचे जो है उनमें ये 39.3% का ये आंकड़ा है। अगर आपकी आप रिपोर्ट बता रही है कि जैसे जैसे उम्र बढ़ती जाती है तो बेरोजगारी जैसे ही आप देखेंगे, राइट। जैसे ही आप देखेंगे कि 25 से 29 में जब आ जाते हैं तो वो जो अभी आपको 39.3 दिख रहा है वो घट के 20% में आसपास आ जाता है। इनफैक्ट ये भी जो आंकड़ा है, ये जो 20% का, ये भी पिछले जो रिपोर्ट हमने निकाला था उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो ये भी 3 परसेंटेज पॉइंट लगभग घट गया है। तो बात यहाँ पे अब बचाव की जब होता है तो एक वजह ये है कि हमारे देश में अभी जिस हिसाब से, जिस तेजी से बहुत सारे हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अभी आए हैं, लगभग 70,000 के आसपास हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स अभी फंक्शनल है 2023 के आंकड़ों के हिसाब से। उस हिसाब से अगर आप देखेंगे तो आज देश में जितने सारे ग्रेजुएट्स हैं उतना ना कभी भी पहले हुआ था। तो इस वजह से जिस तेजी से, जिस रफ्तार से ग्रेजुएट्स की संख्या बढ़ रहा है, उस हिसाब से जो जॉब है उस हिसाब से सेम रफ्तार में वो जॉब क्रिएशन नहीं हो रहा है। मगर इसका मतलब ये नहीं है कि एम्प्लॉयमेंट नहीं है, इसका मतलब ये नहीं है कि कोई नौकरी नहीं है। वैसे भी आपको मालूम होगा कि इनफैक्ट अगर आप देखेंगे कि जो ग्रेजुएट जो होते हैं वो कोई भी देश में उनका एस्पिरेशन अलग होता है। उनका एस्पिरेशन होता है कि ठीक है, डिग्री तो आ गया, हम 2 महीना, 3 महीना, 1 साल थोड़ा सा इंतजार कर लेंगे कि नौकरी जो आए वो मेरे डिग्री से थोड़ा सा जुड़ा हुआ हल्दर साहब, हो। अगर वो मैं सीधा सीधा आपसे पूछूं कि ये अनएम्प्लॉयमेंट का इशू है या अनएम्प्लॉयबिलिटी का इशू है, इंडस्ट्री रेडी नहीं है, लोग रेडी नहीं है काम करने के लिए, मतलब ये थोड़ा समझाइए, क्योंकि जब जब इस तरह की रिपोर्ट आती है तो इस पर बड़ी बहस होती है कि साहब बेरोजगारी बढ़ गई, दूसरे लोग कहते हैं कि नहीं बेरोजगारी नहीं बढ़ी है, चॉइसेस बदल गई हैं और डिग्री है, रोजगार भी है, लेकिन डिग्री के बाद रोजगार पाने लायक नहीं है, लोग अनएम्प्लॉयेबल हैं। तो इसको थोड़ा सा स्पष्ट कीजिए, क्या स्थिति है? बिल्कुल। तो इसमें इसमें भी अगर आप देखेंगे कि आप एकदम से ये नहीं बोल सकते हैं कि या तो यही वजह है या फिर वही वजह है। अच्छा। दोनों मिला के है, दोनों कुल मिला के सब कुछ एक साथ मिलके एक इकोनॉमी बनता है। तो अभी अभी का जो स्थिति है उसमें हम ये देख पा रहे हैं कि एम्प्लॉयबिलिटी का कंसर्न जो है, एम्प्लॉयबिलिटी को लेके जो भी भावनाएं हैं वो है, एक तरफ से वो बात सच है, मगर दूसरी तरफ एस्पिरेशंस भी बहुत बदलने लगे। जैसे कि मान लीजिए अभी ये सबको पता है कि भारत में जो संगठित क्षेत्र है वो उसका साइज बड़ा कम है, वो लगभग 20% के आसपास। और जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, जो असंगठित क्षेत्र है, उसमें अगर आप देखेंगे तो ये भी हम बात यहाँ पे रखते हैं कि असंगठित क्षेत्र में जो युवाएं जा रहे हैं या फिर जो भी मजदूर है, वो ऐसा नहीं है कि वो सबके सब बस कंस्ट्रक्शन में ही है। जैसे कि खास करके हमने ई श्रम के डेटा लेके ये दिखाया है कि जो भी माइग्रेंट वर्कर है और उनमें जो यंग है, जो पलायन कर रहे हैं, उनमें एक जो युवा पीढ़ी है उनका जो जॉब अनऑर्गेनाइज सेक्टर में भी लग रहा है, वो ज्यादातर ऐसे नौकरियां है जो कि आप थोड़ा सा व्हाइट कॉलर कर कह सकते हैं। हालांकि उसमें सोशल प्रोटेक्शन नहीं है, जैसे कि प्रोविडेंट फंड वगैरह का प्रोविजन नहीं है, इसीलिए वो अनऑर्गेनाइज सेक्टर में आता है। मगर वो बस कंस्ट्रक्शन मजदूरी में ही लगे हैं ऐसे नहीं है। तो फिर नौकरियों का जो सोच है वो भी कहीं ना कहीं बदल रहा है। युवा का जो एस्पिरेशन है वो भी कहीं ना कहीं बदल रहा है, और उसको जानने के लिए हमें और भी बहुत सारे रिसर्च और करना इसमें पड़ेगा आपकी कि रिपोर्ट में वजह शायद exactly क्या है। एक इम्पॉर्टेंट हाईलाइट ये भी है कि दे आर वेटिंग फॉर द राइट जॉब प्रोबेबली। कई युवा अपनी क्वालिफिकेशन और एस्पिरेशंस के अनुरूप सही नौकरी के इंतजार में लंबे समय तक बेरोजगार रहना चूज कर रहे हैं, तो ये भी एक रीज़न हो सकता है। प्रोफेसर अब आपके पास आना चाहूँगा सर, ये क्या सिनारियो हमारे सामने रखता है सर, एम्प्लॉयमेंट वर्सेस अनएम्प्लॉयबिलिटी का इशू है। यहाँ पे एक एंगल चॉइसेस का भी आ गया कि भाई बहुत सारे युवा ग्रेजुएशन के बाद
अपनी क्वालिफिकेशन के हिसाब से, अपने एस्पिरेशंस के हिसाब से वो थोड़ा लंबा वेट करना चाहते हैं। तो क्या हम इसे इस तरह से देखें कि देश में बेरोजगारी है, या हम इसे देखें कि लोगों के पास चॉइसेस ज़्यादा आ गई हैं? लोगों का एस्पिरेशन लेवल भी बढ़ गया है, क्योंकि अभी पहले आप देखेंगे एजुकेशन एक एलीट रहता था, सिर्फ गिन चुन के बहुत कम लोग एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस में जा सकते थे। अब वो एलीट एजुकेशन अभी मास एजुकेशन हो गया। अभी इतना सारा कॉलेजेस, इतना सारा इंस्टीट्यूशंस आने से ऑलमोस्ट एवरीबडी हु वांट्स टू गेट एजुकेटेड नाउ कैन फाइंड अ सीट समवेयर। बट अभी अपना ट्रांजिशन होना है क्वालिटी एजुकेशन की तरफ। वो एलीट टू मास तो हम अचीव कर चुका है, अब वो मास टू क्वालिटी कैसे लेकर आएंगे? आई थिंक दैट इज वेयर द प्रॉब्लम इज। I think we also need to realign our education, with the emerging job clusters. Right now, अभी क्या होता है, every करिकुलम ना दे आर ऑल लेगेसी डिसिप्लिन से अलाइन होता है। अगर इलेक्ट्रिकल है तो आपको ये सब्जेक्ट्स पढ़ना है, बट दैट डजंट गेट रिफ्लेक्टेड इन अलाइनिंग विद द एग्जैक्ट जॉब क्लस्टर्स। इलेक्ट्रिकल इंजीनियर्स के लिए अभी जॉब्स इंडिया में क्या है, उनका रिक्वायरमेंट क्या है, वो मैपिंग कभी नहीं होता है। सो आई थिंक दैट मैपिंग द नेशनल करिकुलम in all these disciplines, not with the legacy disciplines, but with the job clusters, I think that alignment has to happen. I think that has not happened. Professor, I'm so sorry to interrupt, sir, but एक इसमें ना एक नया एंगल जो इकोनॉमिक प्रेशर का आया है इस रिपोर्ट में, कि ग्रेजुएशन के बाद शायद जो युवा नहीं चाहते हैं लंबा वेट करना, उनके ऊपर इकोनॉमिक प्रेशर भी ये रिपोर्ट हाईलाइट करती है। पढ़ाई छोड़ रहे हैं, उसका मुख्य कारण है कि भाई आपको परिवार की आय में अपना हाथ बटाना है, तो ये टू सपोर्ट हाउस होल्ड इनकम। और यही कारण है कि इस रिपोर्ट में बताया गया है कि ये जो कारण बताने वाले युवाओं की संख्या 2017 में जो 58% थी कि भैया हमको अपने परिवार की मदद करनी है, इसलिए हमको नौकरी छोड़नी है, हम हाई स्टडीज़ अब ज़्यादा नहीं करेंगे, वो 2023 में बढ़कर 72% हो गई है। तो चॉइसेस भी आ रही हैं, बट वो प्रेशर, इकोनॉमिक प्रेशर भी युवाओं में बढ़ रहा है। क्या इस बात के संकेत मिल रहे हैं प्रोफेसर राव सर? The master's level seats are not as many as the undergraduate seats. अगर IIT में भी देखेंगे, आप जितना अंडर ग्रेजुएट लेवल में है एडमिशन का सीट्स, इतना मास्टर्स लेवल में नहीं है। वो बहुत सारा फिल्ट्रेशन हो जाता है अंडर ग्रेजुएट टू मास्टर्स के एंडरिंग। सो नॉट एवरीबडी वांट्स टू डू अंडर मास्टर्स लेवल एजुकेशन टू, दे आर ऑल लुकिंग फॉर जॉब्स। बट जो मिसअलाइनमेंट है अभी, जो जॉब्स के लिए रिक्वायर्ड है, जो स्किल्स स्टूडेंट्स के पास है आफ्टर ग्रेजुएशन, देयर इज अ ह्यूज मिसमैच। आई थिंक अगर आप कुछ इंस्टीट्यूशंस को देखेंगे, आईआईटीज में आप कभी ये नहीं देखेंगे कि जॉब्स का प्रॉब्लम है। बिट्स पिलानी में देखेंगे, आपको कभी जॉब्स का प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि ये एलीट टीयर 1 इंस्टीट्यूशंस में आपको ये जॉब का प्रॉब्लम नहीं दिखेगा, क्योंकि ये इंस्टीट्यूशंस में इंडस्ट्री से अलाइंड है। अगर हर एक बिट्स पिलानी का स्टूडेंट 8 मंथ्स इंडस्ट्री इंटर्नशिप करता है, 50% स्टूडेंट्स वो इंडस्ट्री इंटर्नशिप में ही ऑब्जॉर्व हो जाते हैं, एंड दोस हु नॉट गॉट ऑब्जॉर्व, वो बाहर आके उनको सबको जॉब्स मिल जाता है। आई थिंक इफ वी कैन अलाइन आवर करिकुलम विद द इंडस्ट्री रिक्वायरमेंट्स, आई थिंक दैट इंडस्ट्री इंटर्नशिप प्लेस अ वेरी मेजर रोल इन ऑल ऑफ दैट। इंडिया यहाँ पर एकेडमिया का रोल आ गया। आपने बहुत इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट बोला, जो हम देखते भी हैं इंडस्ट्री और एकेडमिया के बीच में जो एक ब्रिज होना चाहिए था, उसकी कमी होती है। जो इंस्टीट्यूशंस लाइक बिट्स पिलानी इस पर कर पा रहे हैं, वहाँ पर अच्छे रिजल्ट्स हैं, लेकिन बाकी जगह हमको दिखता है कि संकट है। क्विकली ब्रेक पर जाने से पहले प्रमोद जी, आपका क्विक एक पॉइंट ऑफ व्यू लेना चाहूँगा। क्या आपको लग रहा है सर, देश में बेरोजगारी की स्थिति है या चॉइसेस बढ़ गई हैं? सर आप अनम्यूट हो जाएं। मुझे लगता है कि आईआईटीज को और बिट्स पिलानी को कोई बेंचमार्क नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि जो इनटेक है स्टूडेंट्स का क्वालिटी है वो बहुत ही सुपीरियर है और वो बहुत सेल्फ मोटिवेटेड है, और वो बेस्ट इन बेस्ट आउट वाला कंसेप्ट है। मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जो हैं वो टीयर 2 और टीयर 3 इंस्टीट्यूशंस में जाते हैं। चैलेंज ये है कि वहाँ का जो करिकुलम है वो इतना ज्यादा रेगुलेटेड है, और उसमें जैसे कि प्रोफेसर राव बोल रहे थे कि उसमें कोई अलाइनमेंट नहीं है इंडस्ट्री से। तो जब स्टूडेंट ग्रेजुएट होता है तो उसके पास स्किल्स कम होती हैं, और उसको जो पैकेज मिलता है वो नहीं मिलता जो उसके इन्वेस्टमेंट को जस्टिफाई कर सके, वन। और सेकंड, उसको लगता है कि चलो इससे बढ़िया तो मैं फैमिली में कुछ काम कर लेता हूँ, तो वो मेन स्ट्रीम में कभी आ नहीं पाते, और उसकी वजह से वहां पर एक एम्प्लॉयमेंट
लेना है या नहीं लेना है और करना है या नहीं करना है, वो एक उसका एक कंफ्यूजन आ क्वेश्चन जाता है। बहुत क्विकली आपने बहुत अच्छी बात बोली। एक छोटे से ब्रेक के मुझे रुकना है, तो ये इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे जो अभी प्रमोद जी ने कही। ये वेटिंग पीरियड है या मजबूरी है? मतलब गवर्नमेंट जॉब क्रेज के चक्कर में, सोशल सिक्योरिटी के चक्कर में, बैंकिंग, रेलवे, यूपीएससी की तैयारी के चक्कर में युवा वेट कर रहे हैं, या वाकई में स्किल मिसमैच है, या दूसरी बात है? थोड़ा सा इसको भी हम समझने की कोशिश करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। हल्दर साहब, आपकी रिपोर्ट में एक दिलचस्प पहलू ये भी है कि गरीब परिवारों के जो शिक्षित युवा हैं उनमें भी बेरोजगारी बढ़ रही है। सबसे गरीब जो 25% परिवार हैं उनके बेरोजगार ग्रेजुएट पुरुषों का हिस्सा जो है वो 9% से बढ़कर 16% हो गया है। अब मैं दो तरह से इसको देख रहा हूँ। अच्छी बात इसमें यह है कि वेट एंड वॉच की क्षमता जो है वो गरीबों में बढ़ रही है, यानी कि पहले गरीब परिवारों में शिक्षा का स्तर कम था, मजदूरी में लग जाते थे युवा, खेती में लग जाते थे। अब गरीब आदमी भी कह रहा है कि कोई बात नहीं, 1-2 साल आप रुक जाओ, खाली बैठो, तैयारी करो और फिर आप जॉब मार्केट में आ जाओ। तो एक तो ये अच्छी बात है, बट प्रॉब्लम क्या है कि जोखिम ज्यादा है। वो युवा 16% की इस बेरोजगारी दर में फंस जा रहा है। अब गरीब परिवार का बच्चा ग्रेजुएशन करने के लिए जो पैसा लेकर के आएगा और अगर वो अनएम्प्लॉयबल रह गया, पैसा नहीं कमा रहा है, तो एक एजुकेटेड पॉवर्टी की स्थिति वहां पर पैदा हो रही है। इसको आप कैसे देख रहे हैं हल्दर साहब? जी बिल्कुल। यहाँ पे एक चीज ये है कि हमने यहाँ पे ये जो रिपोर्ट है हमारे, उसमें काफी सारे प्राइमरी फील्ड विजिट वगैरह भी किए हैं। वहां से एक चीज जो निकल के आता है कि अभी भी युवाओं के अंदर एक कहीं ना कहीं एक शक है प्राइवेट सेक्टर में नौकरियों को लेकर। तो बहुत सारे ऐसे युवा है जो कि समझते हैं कि प्राइवेट सेक्टर उतना अच्छा नहीं होगा। मान लीजिए कि प्राइवेट सेक्टर में अगर किसी का, मैं उदाहरण के हिसाब से बोल रहा हूँ, प्राइवेट सेक्टर में मान लीजिए आपको कोई 16,000 या 17,000 की नौकरी मिल रहे हैं, उसके जगह आप जानते हैं कि शायद 3,000 रुपया कम मिले, मगर फिर भी सरकार पे ज्यादा भरोसा है और वो सरकारी नौकरी के लिए वेट करते रहते हैं। तो ये बस एक ऐसा चीज नहीं है कि यहाँ पे एस्पिरेशन की कोई उस हिसाब से कमी है, मगर यहाँ पे थोड़ा सा भरोसा की भी बात है। और ये जो भरोसा है, ये टाइम लगता है तैयार लोगों में आने के लिए, क्योंकि बहुत से दिन आप अगर देखेंगे हमारा 1947 से लेके आज तक बहुत से युवा काफी दिनों तक नौकरी के लिए पहले सरकार की तरफ दिखते थे। अब धीरे धीरे वो माहौल बदल रहा है, मगर वो बदलाव पूरी तरह से आने में थोड़ा बहुत टाइम शायद और भी लगेगा। तो ये एक चीज प्रोफेसर राव, जो हल्दर साहब ने बोली एक बात कि अभी भी लाखों युवा, जो मैंने कहा कि सालों तक वो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, बैंकिंग की तैयारी कर रहे हैं, रेलवे की तैयारी कर रहे हैं, वेट कर रहे हैं, और उसमें परिवार भी कुछ नहीं बोलता है, समाज भी कुछ नहीं बोलता है कि भाई बच्चा तैयारी कर रहा है, क्योंकि एक उम्मीद होती है कि 2 साल बाद, 3 साल बाद, 4 साल बाद का ये वेटिंग पीरियड जो है, ये इसके लिए एक चमत्कार लेकर के आएगा और कायाकल्प कर देगा, पीढ़ियों को सुधार देगा, इस तरह की भावना है। लेकिन वो प्राइवेट सेक्टर में नहीं जा रहे, वो वेट करना ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझ रहे हैं, बेहतर समझ रहे हैं, बजाय कि प्राइवेट सेक्टर में। तो प्राइवेट सेक्टर को लेकर जो आज भी युवाओं में धारणा है कि साहब वहाँ सोशल सिक्योरिटी नहीं है, पेंशन नहीं है, मेडिकल नहीं है, वहाँ शोषण होता है, ये कब बदलेगी सर धारणा? तो अगर इंडिया का ना बहुत डाइवर्सिटी है ये मामले में। अगर आप अगेन जैसा हल्दर साहब बोल रहे थे, इफ यू लुक एट द टीयर, और महेश्वरी साहब बोल रहे थे, टियर 1 इंस्टीट्यूशंस में देखेंगे, आईआईटी से, बिट्स पिलानी से कोई भी गवर्नमेंट जॉब्स में नहीं जाना चाहता है। अगर वो चुन के जो यूपीएससी जॉब्स को छोड़ के, nobody wants to join any government job because their salaries are very low, right? They are all looking for private sector jobs which are much higher paying. They are all looking for 20 lakh rupees, minimum kind of jobs right now from these elite kind of institutions. That is a problem. Whereas tier 2 institutions में, नहीं तो those who are coming from the rural background, there the mentality is to look for a government job, right? And I think that problem exists, but government jobs are going to go away. I think all governments will start reducing their manpower. I think the fiscal deficits, all of them are pushing them to reduce the headcounts. I think
बट MSMEs में बहुत सारा जॉब्स है, बट आई थिंक द बिगेस्ट चैलेंज MSMEs में, द माइक्रो स्मॉल मीडियम स्केल में, उसमें प्रॉब्लम है कि वो ज्यादा ऑर्गेनाइज नहीं है, उसमें वर्किंग कंडीशंस ठीक नहीं है. आई थिंक इफ एट ऑल वी नीड टू फोकस ऑन जॉब्स, वी नीड टू फोकस ऑन MSMEs. आई थिंक MSMEs को कैसे स्ट्रक्चर्ड बनाएंगे, उनका जॉब उसमें नया टेक्नोलॉजीज कैसे लेकर आएंगे, हाउ कैन आवर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस कनेक्ट विद MSMEs. अगर आप एनी इंस्टीट्यूशन देखेंगे हायर एजुकेशन, वी आर मच बेटर कनेक्टेड विद लार्ज कॉर्पोरेशंस, बट आवर कनेक्ट विद द MSMEs is pretty poor right now. So how can we connect our academic institutions with MSME? ये बहुत इंपॉर्टेंट आपने सजेशन दिया सर. मुझे लगता है कि MSME को आपको बढ़ाना पड़ेगा. ट्रू सर, आपने बहुत अच्छा ये उदाहरण दिया. माहेश्वरी साहब, एक बड़ा दिलचस्प और डरावना ट्रेंड जो नजर आ रहा है कि बेरोजगारी अनपढ़ों में कम होती जा रही है. वो अपना जीवन यापन के लिए छोटा मोटा मजदूरी का काम कर लेंगे, आसपास में कुछ कर लेंगे और उसी दौरान वो कुछ स्किल भी ले लेते हैं. बट जो पढ़े लिखे हैं उनमें बेरोजगारी बढ़ती जा रही है. वो सीधे मजदूरी नहीं कर सकता, अपने स्किल्स के हिसाब से काम ढूंढने के लिए वो 2 से 3 साल का वेट कर रहा है. और रिपोर्ट कह रही है कि लगभग 11 मिलियन ग्रेजुएट इसी लिस्ट में है. 1.1 करोड़ 10 लाख लगभग जो ग्रेजुएट हैं वो इस लिस्ट में हैं. तो ये जो शिक्षित बेरोजगारी, एजुकेटेड अनएम्प्लॉयमेंट की स्थिति है, माहेश्वरी जी, इसका समाधान? ये एक्चुअली एस्पिरेशन वर्सेस स्किल्स का गैप है, न कि स्किल्स वर्सेस जॉब का गैप. Okay. अगर आप देखेंगे तो जो एस्पिरेशन है पढ़ने के बाद वो बहुत हाई हो जाते हैं और वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमें उस तरह का जॉब मिलना चाहिए, परंतु वो जॉब सेलेक्ट या बहुत ज्यादा स्किल्ड लोगों को मिलते हैं और इस वजह से वो न तो उस तरह के काम करते हैं जो शायद न पढ़ते तो कर लेते और न वो वाला जॉब उनको मिलता है. तो यहाँ पर अप स्किलिंग या स्किलिंग पर फोकस अगर करा जाए और अगर वो स्टूडेंट्स भी अगर अपनी स्किल्स को बढ़ाए तो शायद उनको जॉब मिल जाता है. और यही कारण है कि जो रिपोर्ट में ट्रेंड दिखा है कि 25 साल तक बेरोजगारी ज्यादा है और फिर उनको समझ में आ जाता है कि हमें स्किल्स को बढ़ाना पड़ेगा और उसके बाद फिर वो 25 से 29 के एज के बीच में उनके को जॉब मिलना शुरू हो जाता है. ये ऑलरेडी ट्रेंड सेट है, बट स्टूडेंट्स को अब जल्दी सीखना पड़ेगा, ये शिफ्ट करना पड़ेगा. 25 से जो 29 साल की उम्र में लर्निंग हो रही है उसको 20 से 25 की साल की उम्र में अगर लर्निंग में शिफ्ट कर दिया जाए अलोंग विद एजुकेशन, तो मुझे लगता है कि फिर ये वाला प्रॉब्लम थोड़ा आपने बिल्कुल सर, आपने बिल्कुल सही कहा. और बच्चों के लिए भी इसमें है बिल्कुल कि वो अपने आप को स्किल अप करें. बट मुझे लगता है कि पॉलिसी के लिए भी एक बड़ा टेक अवे ये है कि हमारी अर्थव्यवस्था अगर शिक्षित युवाओं की एस्पिरेशंस, जिनका आप तीनों ने जिक्र किया, उनकी एस्पिरेशंस के अनुरूप अगर हमने प्रोडक्टिव एम्प्लॉयमेंट पैदा नहीं किए तो जो हम डेमोग्राफिक डिविडेंड की बात करते हैं ना, वही डेमोग्राफिक डिजास्टर भी हमारे लिए हो जाएगा. और ये जॉबलेस ग्रोथ की जो बार बार थ्योरीज आती हैं वो सच हो सकती हैं, जो कहीं सच्चाई होगी भी अभी भी. तो ये हमें कैसे ठीक करना है, ये पॉलिसी लेवल पर, इंडिविजुअल लेवल पे, इंस्टीट्यूशन लेवल पे, सब लेवल पे इस पे काम करना होगा. बहुत बहुत धन्यवाद हल्दर साहब और बहुत बहुत बधाई आप लोगों को. बहुत अच्छी रिपोर्ट आप लोगों ने तैयार की है, काफ़ी कुछ इससे समझ में आया कि स्थिति क्या है. बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर राव, आपने वक्त निकाला सर. माहेश्वरी सर, थैंक यू सो मच सर, आपने हमारे लिए समय दिया. शो में इतना ही, इजाज़त दीजिए, नमस्कार.